नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने, काव्य के भेद। काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषा तो आप पढ़े हैं, जान रहे हैं, और ये पूर्वज्ञान ज्ञान इस पर भी होगा आपको, हम जो आपको बताने जा रहे हैं। तो ये काव्य का भेद, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका जो है वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है आपको। तो अब काव्य की परिभाषा बताना तो नया संगत नहीं है अभी इस समय, लेकिन काव्य के प्रकार, इसके भेद कौन कौन से, इसको दो रूप में जानते हैं, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। तो शैली के आधार पर तो तीन जो है काव्य देखने को मिलते हैं। एक होता है गद्य का, एक होता है पद्य का, और एक होता है चंपू काव्य। इसका जो है वर्णन जो है थोड़े में हो रहा है, इसमें बता दे रहा हूं। गद्य काव्य में क्या है, कहानी और उपन्यास। कहानी और उपन्यास को पढ़ करके, सुन करके जो आनंद लिया जाता है उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। और एक होता है पद्य काव्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो काव्यगत जो छंद होते हैं, चाहे वो सवैया हो, दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई हो, रामचरितमानस जैसा, तो वह क्या होता है, वह पद्य काव्य है। और तीसरा है जो है रामचरितमानस, इसके अंतर्गत सभी छंद होते हैं, पद्य काव्य। और एक होता है चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है, जिस काव्य में जो है इसका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाए, लेकिन इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो, उसको हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य। क्योंकि अभी पेट के एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब चंपू काव्य हुआ जिसमें काव्य और गद्य दोनों का मिश्रण हो। जैसे यशोधरा को देखा जाए, एक काव्य है, यशोधरा है, साकेत है, तो इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों का। या नई कविता को देख लीजिए, नई कविताएं ऐसी हैं जिसमें जो है गद्य और पद्य दोनों को देखने को मिलता है। तो ये शैली के आधार पर बहुत सामान्य काव्य के भेद है, ये जो है आसानी से समझा जा सकता है। मूल रूप से स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद होते हैं, जिसमें जो है दो होता है काव्य के भेद, दो, स्वरूप के आधार पर, शैली के आधार पर। अब स्वरूप के आधार पर दो काव्य होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य क्या होता है, जिसको सुन करके, जिस काव्य को सुन करके जो है हम आनंदित होते हैं, मग्न होते हैं, रसानुभूति होती है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। एक होता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य क्या होता है, जो कोई नाटक हम देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो ये दृश्य काव्य है। नाटक या फिल्म को देखना, यह जो है दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। हमने टेलीविजन में देखा या रंगमंच पर कोई नाटक देखा जो खेला जाता है, नाटक या ड्रामा, और फिल्म को देखा, तो यह दृश्य काव्य है। अब श्रव्य काव्य को मैंने बताया कि श्रव्य काव्य सुन करके आनंद आता है। इसके दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य को देखते हैं। अब प्रबंध काव्य क्या है, प्रबंध काव्य में किसी के जीवन का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन जो है प्रबंध काव्य में देखा जाता है। तो प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य के दो और प्रबंध काव्य के दो। अभी मुक्तक को हम 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसी जो है ऐतिहासिक या पौराणिक जो है व्यक्ति या किसी व्यक्तित्व का जो है वर्णन, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है, लेकिन वो ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो। जैसे प्रभु श्री राम जी के वर्णन, उनके जीवन चरित्र का वर्णन करना, यह महाकाव्य के अंतर्गत आता है। तो महाकाव्य में इसकी विशेषता क्या है, महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य के अंदर 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो को देख लीजिए, है ना, पृथ्वीराज रासो या रामचरित मानस या कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद का कामायनी, इसमें क्या है, 8 से अधिक। इसमें क्या है, जो है 12 सर्ग होते हैं। पृथ्वीराज रासो में भी कई सर्ग है, रामचरित मानस में भी कांड है, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, कहने का 7 कांड है। पुराने कांड को जो है रामायण को लेंगे तो और है।
तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि 8 है, 8 से अधिक सर्ग होते हैं। पृथ्वीराज रासो जैसी रचना, कामान्य जैसी रचना देखने को मिलती है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाएं भी होती हैं। जैसे सुंदरकांड में दूसरी कथा है, किष्किंधा कांड में दूसरी कथा है। तो इस प्रकार से जो है महाकाव्य के अंतर्गत मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो है महाकाव्य का की विशेषता है, मुख्य कथा के साथ लघु कथाएं भी होती है। तो ये महाकाव्य का जो है उदाहरण है। अगला हम आपको दिखाते हैं खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य जो है किसी व्यक्ति के जीवन का, वो भी ऐतिहासिक और पौराणिक हो सकता है और भौतिक संस्कार का भी हो सकता है। खंड काव्य जो है यह किसी के व्यक्तित्व का पूरा तो नहीं, समग्र नहीं, लेकिन एक जीवन की एक अंकीय घटना का वर्णन होता है खंड काव्य के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। इसकी विशेषता क्या है? 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। दूसरी क्या है कि इसमें जो है लघु कथाएं नहीं होती। अब इससे महाकाव्य और खंड काव्य में यही अंतर है, इसमें समग्र जीवन का वर्णन होता है और 12 सर्ग या 15 सर्ग या 8 से अधिक बहुत सारे सर्ग हो सकते हैं। इसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। इसमें लघु कथा के साथ, मुख्य कथा के साथ लघु कथा नहीं होती है। और अब जैसे अब इसके अंतर्गत किसी रचना को देखा जाए, सुदामा चरित्र को ले लीजिए या फिर जानकी मंगल को ले लीजिए। तुलसीदास जी के द्वारा जानकी मंगल या नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा हुआ सुदामा चरित्र, यह सुदामा जी के जीवन का समग्र वर्णन नहीं है, लेकिन उनके जीवन की एक अंकीय घटना का वर्णन है। इस प्रकार से महाकाव्य और खंड काव्य को देखने को मिला। अगला था या आपके सामने है, एक रह गया है श्रव्य काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य उसे कहते हैं, मुक्तक काव्य जो है किसी के व्यक्ति या किसी स्थान के बारे में उसका वर्णन, काव्यगत वर्णन किया जाता है। इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक छंद के माध्यम से किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का वर्णन किया जाता है, लेकिन अगले ही सर्ग में वह जो है दूसरे विषय पर वर्णन किया जाता है। मुक्तक का जो है छंद की, मुक्तक काव्य की यह विशेषता है जो एक छंद के माध्यम से किसी एक अंक का, किसी एक व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरे छंद में हम दूसरे जो है वस्तु का, दूसरे व्यक्ति का, दूसरे दृश्य का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे अभी देखा जाए, निराला जी को ले लीजिए। निराला जी का अभी 10वीं कक्षा में आप देख सकते हैं, एक रचना, एक छंद लिखा उन्होंने, अट नहीं रही है, और एक लिखा है उत्साह। एक छंद में देखने को मिलता है उत्साह और वहीं पर दूसरे में देखने को पड़ता है अट नहीं रही है। तो कहने निराला जी एक जगह उत्साह दे रहे हैं बादल की तरह, बादल को गरजने के लिए, बरसने के लिए, और उसी मनुष्य को संदेश दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है अट नहीं रही है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है कवि देव को देख सकते हैं आप, इन्होंने सवैया छंद में जो है एक जगह जो है बसंत ऋतु का वर्णन किया है, दूसरे छंद में इन्होंने कन्हैया जी के सुंदरता का वर्णन किया है। तो मुक्तक काव्य वही होता है जो एक छंद में एक दृश्य का वर्णन किया जाए, एक विषय का वर्णन किया जाए, दूसरे छंद में दूसरी पर, उससे कोई तालमेल नहीं होता। इस प्रकार से जो है स्वरूप के आधार पर जो मैंने आपको काव्य के भेद को बताया। दृश्य काव्य को आपने मैंने बता ही दिया, इसको देख करके आनंद का अनुभव लिया जाता है, जैसे नाटक देखना, फिल्म देखना टीवी में या रंगमंच पर। और इस प्रकार से स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद हो गए, और यहाँ पर मैंने शैली के आधार पर काव्य को भेद बताया। गद्य का जिसे कहानी और उपन्यास के माध्यम से आनंदित होना, बीच बीच में जो कोटेशन होते हैं, जो दोहे और चौपाई के रूप में लिखे लोग लिख देते हैं कहावत के रूप में। पद्य काव्य जो है, पद्य काव्य में रामचरितमानस को उदाहरण इसलिए दिया कि इसमें सभी प्रकार के छंद होते हैं, दोहा, चौपाई, सोलह। और चंपू काव्य में जो है नई कविता वही आ सकता है, जैसे साकेत
सखे हुए मुझसे कहकर जाते हैं, जिसका अर्थ अस्पष्ट होता है। या यशोधरा का जो है उदाहरण देखने को मिलता है। इस प्रकार से काव्य के भेद आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको एक काव्य के भेद समझ में आया होगा। अब आगे प्रकरण जो है कोई दूसरा कमेंट में आप दीजिएगा और फिर हम आपसे मिलते हैं नए प्रकरण के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।